नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। क्लास है हमारी 9th क्लास की और सब्जेक्ट है अपना भारत और समकालीन विषय, जिसमें हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे। फ्रांस की क्रांति में हमने बहुत सारे जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो फ्रांस की क्रांति है उनकी जो प्रमुख घटनाएं उनके बारे में कल पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जो कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो लास्ट वाली घटना देखी थी कि जो फ्रांस की क्रांति की जो लास्ट घटना थी वो क्या थी कि जो ग्रुप या दल थे वो सारे अलग हो चुके थे। और अब बात करेंगे आज नेपोलियन, जो एक काफी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पार्ट है अभी जो फ्रांस की क्रांति है उसका। तो उसको हम कि उसका जो फ्रांस की क्रांति है उसका उदय कैसे हुआ, या नेपोलियन की जो एंट्री हुई फ्रांस की क्रांति में उसके क्या क्या महत्व है, उसने क्या कार्य किए, क्या वो अच्छा जो शासक था वो बना, या उसके जो कार्य थे उससे लोग परेशान थे। ये जो सारी चीजें हैं और जो सारे टॉपिक है वो आज हम यहाँ देखेंगे। आज जितनी क्लास होती है उसमें जो जितनी भी जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हम है ना आज क्या पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में उसने क्या क्या कार्य किए। तो दोस्तों आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। और क्या चल रहा था अपनी फ्रांस की क्रांति, और जो आज का टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, नेपोलियन का उदय। अब देखते हैं दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति हुई किन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम बात करें, जो दार्शनिक थे उन्होंने भी कहा था जो फ्रांस की क्रांति है उसका जो प्रभाव था किन कारणों से था कि जो स्वतंत्रता को लेकर फ्रांस की क्रांति, उसके बाद समानता को लेकर, फिर उसके बाद बंधुत्व को लेकर। इसमें क्या होता है कि मतलब सबको इक्वल या बराबर का दर्जा दिया जाए। देखो इसमें यही बात है, स्वतंत्र मतलब सब स्वतंत्र हो, समानता मतलब सभी समान हो, और बंधुत्व मतलब सबके अंदर भाईचारे की भावना। अब इन चीजों को लेकर जो फ्रांस की क्रांति हुई, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फ्रांस की क्रांति वो संपन्न हुई। ठीक है दोस्तों, अब उस समय क्या है, इन चीजों को जब ध्यान में रखते हुए फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो विरोध किसका हो रहा था, जो निरंकुश शासन था फ्रांस का, तत्कालीन समाज में जो निरंकुश शासन था उसका जोर से है ना वो विरोध चल रहा था। मतलब वो उच्च लेवल पे उसका विरोध चल रहा था। फ्रांस की जनता जो थर्ड वर्ग था बिल्कुल एक तरफा था इस शासन प्रणाली को लेकर। ठीक है, अब जब इसका जोर से विरोध चल रहा था तब होता है भाई साहब अपने नेपोलियन का उदय। अब जब ये जो उनके वहां जो था रूल था कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, चाहे उसमें योग्यता हो या नहीं हो। इस चीज का भी काफी विरोध था। लोगों का कहना था कि जो शासक हो वो क्या है, योग्यता के आधार पर शासन को संभाले, या उसकी नियुक्ति हो योग्यता के आधार पर हो। इस चीज को लेकर काफी लोगों में ये था कि एक पूरा मत ये था कि योग्यता के आधार पर जो शासन प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। तो सबसे पहले जब इसका देखें नेपोलियन का उदय, तो इसका जो उदय हुआ किसके आधार पर हुआ, योग्यता के आधार पर। क्यों? क्योंकि उस समय अगर बात करें नेपोलियन की तो ये कुशल शासक या कुशल सैनिक था। इसकी जो रणनीतियां थी वो काफी हद तक प्रभावित करती थी लोगों को, और इसका जो तरीका था किसी भी चीज को या रणनीति बनाने का हो गया या बातचीत करने का हो गया या किसी कार्य को करने का जो तरीका था वो लोगों को काफी पसंद आता था। इसी वजह से इसमें योग्यता होने के कारण यह फ्रांस की क्रांति में या एक कुशल शासक बना। अब फर्स्ट टॉपिक बात अपनी योग्यता के आधार पर। अब इस बात का फायदा हो गया किसको, नेपोलियन का। और ये बताया रखा मैंने कुशल, सर्वप्रथम एक कुशल सैनिक था। इसके जो कार्य है चाहे ऑस्ट्रेलिया में ले लो, अमेरिका में, जहां यह आदमी नेपोलियन गया वहां पर अपनी जो छाप है वो हमेशा छोड़ के आता था। इसी कारण फ्रांस के लोगों ने इसका स्वागत किया। अब बात ये फर्स्ट कारण हो गई योग्यता के आधार पर इसका उदय हुआ। अब जब हमने बात करी थी कि जो घटनाएं थी उसमें क्या होता था कि एक संविधान निर्माण की बात हुई थी, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद व्यवस्था प्रकार हुई। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। अब हम सेकंड की बात करेंगे, जो डायरेक्टरी का शासन था वो क्या था। जब हमने देखा था व्यवस्था, जो पिछली वीडियो में व्यवस्था कानून बना था, व्यवस्था जो सभा थी उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, तो वो शासन किसके हाथ में आ गया था, जो मध्यवर्गीय के लोग थे इनके हाथ में आ चुका था। अब फिर पहले की बात हो चुकी है कि जब किसी के
हाथ में अगर शासन आ जाता है तो वो क्या करने लगता है, अपनी मर्जी चलाने लगता है। तो लोगों ने क्या किया, व्यवस्था सभा का भंग कर फिर क्या इसका ये बनाया, डायरेक्ट शासन लागू कर दिया। अब डायरेक्ट शासन में क्या होता है कि जो सारे पहले कर की वजह से परेशान थे, जो चीजें पहले हो रखी थी वो फिर से लोगों के अंदर फिर से जागरूक हो, छुआछूत हो गया, मत को लेकर हो गया, कर को लेकर, तो जो जनता थी वहां की वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई इस मत की वजह से, ठीक है, लोग फिर भी परेशान थे। ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के समापन के लगभग 10 वर्ष तक जो फ्रांस की है ना व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से चालू नहीं हो रही थी। इससे लोगों ने परेशान होकर फिर इसको अपना जो शासन है इसको नियुक्त किया नेपोलियन का। तो फिर सेकंड क्या काम आया, डायरेक्ट शासन। इससे लोग क्या थे, काफी परेशान थे। इसी दुर्गम की परिस्थिति में लोगों ने स्वागत किया किसका, नेपोलियन का। ठीक है दोस्तों, अब ये दो कारण तो हो गए, पर एक तानाशाह शासक भी था। जो नेपोलियन था वो एक अच्छे कार्यों के साथ साथ जो तानाशाह के जो गुण होते हैं उसमें विद्यमान थे। कैसे, ये अच्छा शासक होने के साथ साथ जो पूंजीवर्ग के लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनका कहना या उनका जो कार्य होता था उस पे ज्यादा जोर दिया करता था। जैसे कहना था उनका कि जो पादरी वर्ग है, जो चर्च के फर्स्ट लेवल वाले जो लोग हैं, जो पहले हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे, जैसे पादरी वर्ग आ गया, जिसे हम पोप भी कहते हैं, तो उन लोगों को क्या है कि जो सम्मान है, उनका कहना था पूंजीपतियों का, उनको सम्मान जो पहले के जैसा उनको सम्मान दिया जाए, उनको जो विशेष अधिकार है उनको दिलाया जाए। तो इनका कार्य इसलिए नेपोलियन ने किया था। तो कह सकते हैं कि ये तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था नेपोलियन। इस कारण से इसका उदय या फ्रांस की क्रांति में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो कह जो उदय के संदर्भ में कुछ चीज। अब एक शासक बन तो गया, तो इसको बहुत सारे कार्य करने पड़े। अब जब फ्रांस की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं थी, उस व्यवस्था या उस चीज को अच्छे ढंग से करने के लिए, फ्रांस की व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इसको बहुत सारे कार्य करने पड़े। उसने कौन कौन से कार्य किए दोस्तों, एक नजर डालते हैं। तो इसने जो कार्य थे नेपोलियन, वो देखा जाए तो अपने जो भारत में वर्तमान में जो व्यवस्था बनी हुई, जैसे राष्ट्रपति हो गया, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री हो गए, फिर उसके बाद जो सदस्यगण हो गए, प्रधानमंत्री के साथ जैसे सांसद हो गए, और राज्यों में विधानसभाएं होगी, ये चीजें उस समय नहीं थी। तो सर्वप्रथम कार्य क्या था इसका, कि संविधान निर्माण का कार्य किया। ठीक है, उस समय कुछ नहीं था, तो इस नेपोलियन ने सर्वप्रथम एक संविधान का निर्माण किया। ठीक है, इस संविधान को इसने क्या किया, जो राज्य की जो शासन प्रणाली थी उसको 3 सदस्यों में निहित कर दिया। ठीक है, मतलब 3 चीजों में इसको डिवाइड कर दिया, 3 व्यक्तियों में इसको डिवाइड कर दिया। अब 3 चीजों में इसको डिवाइड करने के पश्चात जो सर्वोच्च शक्ति थी इस नेपोलियन ने खुद के पास की थी। मतलब जो ये कहता था, वो 2 जो सदस्य हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग कार्य करते थे। तो ये कह सकते हैं कि जो अभी किसी देश का राष्ट्रपति जो कार्य करता, उस समय नेपोलियन ने किया था कि राष्ट्रपति के समान उसने कार्य किया। अब सेकेंड उसके जो प्रशासनिक सुधार के कार्य है, जो प्रशासनिक या टॉप लेवल के जो हम कह सकते हैं जो टॉप लेवल होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, उसमें कुछ सुधार इसने किए। जैसे उस समय जो नगर या जिसे हम कम्यून कहते हैं, तो उनमें क्या किया इसने, मेयर की नियुक्ति। मेयर क्या होते हैं, जैसे नगर पालिका में एक चेयरमैन होता है, नगर परिषद में जैसे जैसे जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे नगर निगम में क्या होता है, मेयर। उस समय इसने क्या किया, जो बड़ी बड़ी सिटी थी या जैसे शहर थे, तो उसमें क्या किया इसने, मेयर की नियुक्ति कर दी। अब मेयर की नियुक्ति करने का एक था इसका कि इसने जो शासन प्रणाली था उसकी या जो शक्तियां थी उसका क्या किया इन्होंने, विकेंद्रीकरण किया। मतलब ये ना छोटे छोटे चीजों को जोड़कर अपने टॉप लेवल तक जो हम कह सकते हैं जो लो लेवल से उठकर जो चीजें आती है टॉप लेवल तक पहुंचती, तो उस क्या कारण है उसका, विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो मेयर की भर्तियां थी वो किसके थ्रू होती थी, जो केंद्र है नेपोलियन है उसके थ्रू ही की जाती थी। ठीक है, और एक बात कह सकते हैं, जो फ्रांस के जितने भी विभाग थे, जैसे वित्त विभाग से लेकर जो प्रशासनिक कार्य थे, सारे विभाग किसके हाथ में थे, हम कह सकते हैं कि
हाथ में थी। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है यहीं तक, और जो भी कार्य इसमें और आगे किए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।